तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स, वेरिएबल क्या है कि प्रोग्राम कुछ भी यूज करने से पहले उसको हम लोग को डिक्लेयर करना पड़ता है। सो वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम गिवन टू स्टोरेज लोकेशन। स्टोरेज लोकेशन कोई नेम देते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो कुछ भी आपको सी में यूज करना उससे पहले आपको उसको डिक्लेयर करना होगा। सो सो वेरिएबल क्या है, किसी भी स्टोरेज लोकेशन को नेम नहीं करते हैं। फर्स्ट यूज करने से पहले किसी स्टोरेज लोकेशन नो नेमिंग करते हैं। जैसे क्या होगा, ए वेरिएबल इज, ध्यान दीजिएगा यहाँ, वेरिएबल इज नथिंग बट ए नेम गिवन टू ए स्टोरेज एरिया दैट आवर प्रोग्राम्स कैन मैनिपुलेट। सो हम लोग किसी भी स्टोरेज एरिया को मैनिपुलेट करने के लिए उसको हम लोग नेमिंग देते हैं। नेमिंग कैसे देते हैं, वेरिएबल के नेम से। जैसे हम लोग डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं क्या, इंट, उसका वेरिएबल नेम सपोज कि ए दिए तो एक पार्टिकुलर स्टोरेज लोकेशन का नेमिंग ए हो गया। उसमें हम चाहे तो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर टाइप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर डिक्लेयर करते हैं। उसी तरह क्या वेरिएबल को पहले यूज करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बिफोर दे अपीयर इन एन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। मतलब स्टेटमेंट में से उसको हम लोग मैनिपुलेट करने या उसमें असाइन करने से पहले उसको हमको डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल का। यह वेरिएबल का एक स्पेसिफिक साइज होता है। जैसे क्या, इच वेरिएबल इन सी हैज स्पेसिफिक टाइप एंड विच डिटरमाइंस द साइज एंड द लेआउट वेरिएबल्स मेमोरी। तो कोई वेरिएबल का होगा, एक पार्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट आउट करेगा, उसका एक डेफिनेट साइज होगा, उसका एक नेम हम लोग देते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरियस ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस उस वेरिएबल पर यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द वैलिड सी वेरिएबल नेम। वैलिड सी वेरिएबल क्या, जैसे सम दे सकते हैं, सारे हैं स्मॉल लेटर से सम दिए। उसके बाद कैपिटल एस यू एम भी हो सकता है, ये भी वेरिएबल नेम हो सकता है, ये भी वेरिएबल नेम हो सकता है। जैसे ये सम, सारे के सारे कैपिटल लेटर भी वेरिएबल में यूज कर सकते हैं। स्मॉल एक्स, कैपिटल एस, मतलब इस तरह से हम लोग वेरिएबल का नेमिंग कर सकते हैं। ये जितना भी यहाँ दिया गया है, टोटल, एवीजी अंडरस्कोर 1 या कैपिटल एवरेज, सभी वैलिड सी वेरिएबल नेम है। उसके अलावा हम लोग कुछ यहाँ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स भी देखते हैं। क्या है, दीज आर द फॉलोइंग सम इनवैलिड वेरिएबल्स नेम। इसमें क्या है, वन सम ये इनवैलिड है, क्या किया शुरू में डिजिट 1 लिखे उसका सम। वन सम क्या है कि इनवैलिड वेरिएबल है। क्या होगा, वेरिएबल नेम का फर्स्ट करेक्टर हमेशा, फर्स्ट करेक्टर नंबर नहीं हो सकता है, अल्फाबेट होना चाहिए। तो यहाँ क्या किया हम लोग, फर्स्ट करेक्टर नंबर देते हैं। जैसे वन सम इनवैलिड वेरिएबल नेम हुआ है, लेकिन अगर हम सम वन लिखते हैं तो वो वैलिड हो जाता है। जिस तरह से, जैसे इस तरह से करते हैं, सम वन करते हैं तो वो वैलिड हो जाता है, एस यू एम। ये आपका वैलिड वेरिएबल है। सम वन ये वैलिड वेरिएबल, लेकिन वन सम वैलिड वेरिएबल नहीं है। उसी तरह यहाँ क्या किया, सम के बाद डॉलर सिंबल यूज कर दिया है, तो इलीगल करेक्टर हो जाता है वेरिएबल नेम में डॉलर। उसी तरह एम्परसेंड को भी यूज नहीं कर सकते वेरिएबल नेम में। नेक्स्ट क्या किया हम लोग, यहाँ सम के बाद क्या दिए, स्पेस दे दिए, सम स्पेस टोटल। तो इस तरह से क्या हो गया, दो वर्ड हो गया, लेकिन वेरिएबल नेम में एक वर्ड के फॉर्म में, तो इसलिए ब्लैंक स्पेस, किसी वेरिएबल के बीच में ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं है। उसके अलावा क्या कर सकते, कीवर्ड्स को हम लोग वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते। मेन को हम लोग, यूज ऑफ कीवर्ड इज नॉट परमिटेड, मतलब मेन को हम लोग वेरिएबल नेम के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मीनिंग पहले से हम लोग पता है, फिक्स किया हुआ है। इसलिए कीवर्ड को हम लोग वेरिएबल नेम के रूप में नहीं यूज कर सकते। हाँ, लेकिन कीवर्ड पार्ट ऑफ वेरिएबल नेम हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए आपका ये कीवर्ड क्या मेन है, तो इसको ऐसे हम यूज कर सकते हैं। ये सपोज किए एस, एस मेन कर सकते हैं, ध्यान दीजिए इधर मेन कीवर्ड है, लेकिन एस मेन कीवर्ड नहीं है। तो आप लोग इसको ये वेरिएबल नेम, वैलिड वेरिएबल नेम है एस, इसमें वैलिड वेरिएबल नेम है, लेकिन मेन वैलिड वेरिएबल नेम मेन कीवर्ड है, लेकिन आपका इसमें कीवर्ड नहीं है। इसलिए सी का वेरिएबल नेम पार्ट ऑफ कीवर्ड हो सकता है, लेकिन कीवर्ड नहीं हो सकता है। उस तरह ये सारे क्या है, इलीगल वेरिएबल नेम है, ऐसा नहीं यूज कर सकते हैं। ये सब वैलिड वेरिएबल नेम है। नेक्स्ट क्या है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ एक एग्जांपल ग्रुप में हम लोग यहाँ क्या किए, वेरिएबल डिक्लेयर के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप देते हैं। ये आपका इंट डेटा टाइप हुआ, उसके बाद क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम देते हैं। वेरिएबल का नाम क्या दिए आप उसमें, या वेरिएबल का नाम नेम दिए हैं, तो इंट नम क्या हो गया, नम एक वैलिड वेरिएबल नेम होगा। इसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, मतलब इस वेरिएबल में आप कोई भी इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, उसके रेंज बाउंड के अंदर में आता है। तो
तो इस तरह से क्या हो, जैसे ये इंट नम लिखेंगे तो एक मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट आउट करेगा, तो इस तरह से मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर देगा। उसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम नम हो जाएगा। इस मेमोरी लोकेशन को, पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट आउट करेगा, उसका नेमिंग कर देगा नेम, नम सॉरी। इंट नम का मतलब सिर्फ इतना ही हुआ, नम एक पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को ये नेमिंग कर दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए, इसमें अभी तक क्या हुआ, सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, इसमें कुछ स्टोर नहीं किए हैं। अगला लाइन में जैसे यहाँ पर हम लोग क्या 10 दिखा रहा है वैल्यू वेरिएबल, उसमें अगला लाइन में हमको ऐसे लिखना होगा, नम इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ 10 स्टोर करें तो नम इज इक्वल टू 10 आपको लिखना होगा। 10 लिखने के बाद ही इस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में क्या होगा, 10 स्टोर हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, इंट नम, इससे क्या होगा, पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का नेमिंग हो गया, जिसका नेमिंग क्या हो गया, नम हो गया। और उसके बाद क्या होगा, उसमें हमने अगला लाइन में क्या लिख दिया, नम इक्वल टू 10, सेमीकोलन से टर्मिनेट होगा, आपका सी स्टेटमेंट रहेगा तो सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा। नम इक्वल टू 10 लिखेंगे तो इस पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में 10 स्टोर हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ देखिए क्या होगा, उस जो मेमोरी लोकेशन का कुछ पार्टिकुलर एड्रेस होता है, तो यहाँ पर देखिए ये एड्रेस है 0x7FF पर केस है। ये 0x क्या है, मतलब ये हेक्सा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आता है मेमोरी लोकेशन डिनोट किया। एक्चुअली मेमोरी लोकेशन थोड़ा साइज में बड़ा होता है, इसलिए उसको जनरली हेक्सा डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से क्या होगा, इंट नम लिखने का मतलब क्या होगा, एक पार्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का हम लोग नेमिंग किए, जिसका नाम क्या दिया, नम। उसके बाद क्या किया, उसका पार्टिकुलर कुछ स्पेसिफिक एड्रेस होगा, उस इस नम जिसको जिसको नेमिंग किया है नम, उसका कुछ एड्रेस होगा। एड्रेस यहाँ ये एड्रेस है, सपोज कर लिए ये एड्रेस उसका, उसमें हमने क्या किया, नम इक्वल टू 10 किया तो 10 स्टोर हो गया। सपोज कीजिए आपने इसी को अगले लाइन में नम इक्वल टू ऐसा करते हैं, नम इक्वल टू 20 कर देते हैं। जैसे ही आप नम इक्वल टू 20 करेंगे, ये आपका प्रीवियस वैल्यू जो है 10 है ना, वो राइट हो जाएगा। ये 10 की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। 10 मिनट को ओवरराइट करें, यहाँ 20 हो जाएगा। अगले लाइन में इसने क्या किया, पहले 10 असाइन किया था, उसका हम लोग क्या किया, उसी वैल्यू उसी वेरिएबल में 20 असाइन किया था, 20 को असाइन किया था, 10 को ओवरराइट करके 20 स्टोर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। यहाँ हम लोग इंट वेरिएबल डिक्लेयर। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट डिक्लेरेशन कैसे होता है। कांस्टेंट डिक्लेरेशन में सेम एज नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, लेकिन उसमें एक कीवर्ड कांस्ट लग जाएगा शुरू में। शुरू में एक कीवर्ड कांस्ट लग जाएगा। क्या होगा, वैल्यू ऑफ सर्टेन आइडेंटिफायर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब अनचेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसको डिक्लेयर कैसे किए थे, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। इसको क्या करेंगे, कांस्ट कीवर्ड पहले लगाएंगे, उसके बाद आपका डेटा टाइप है, उसका डेटा टाइप कीवर्ड क्या है, इंट एक्स इक्वल टू 20, ऐसे भी लिख सकते थे, या अगले लाइन में सिर्फ इतना ही करते, एक्स के बाद सेमी कोलन देते, अगला लाइन में एक्स इक्वल टू 20। कांस्टेंट आपको इस तरह से डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कर सकते, इस लाइन में भी क्या कर सकते, इंट नम इक्वल टू आप 10 डिक्लेयर शुरू में भी कर सकते थे, लेकिन कांस्टेंट के लिए आपको ऐसे शुरू में ही करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में कांस्टेंट का वैल्यू ओवरराइट नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, इस मेमोरी एक मेमोरी लोकेशन को रेफर करेगा, ये उसका नेमिंग क्या करेगा, एक्स करेगा, और साथ ही साथ 20 इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाएगा, मतलब असाइन हो जाएगा। कुछ समय स्पेसिफिक एड्रेस होगा, उससे हम लोग को नहीं पता, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। वो जितने बार आप कंपाइल कीजिए उतने बार अलग अलग एड्रेस भी आ सकता है, सेम एड्रेस भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है। एड्रेस कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये क्या कि इसका मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड हुआ, इंट भी कीवर्ड हुआ, एक सबका वेरिएबल नेम हुआ, उसमें हमने 20 को असाइन कर दिया। और दोनों में अंतर क्या है, यहाँ इंट नम 20 लिखते हैं और यहाँ कॉन्स्ट इंट एक्स इक्वल 20 लिखते हैं, तो दोनों में अंतर है। इसमें हमने क्या किया था, वैल्यू वैल्यू जो बाद में शुरू में स्टोर किया उसको हमने ओवरराइड करके 20 कर दिया। लेकिन यहाँ कॉन्स्टेंट एक्स इक्वल 20 आप डिक्लेयर किए हैं, तो इसको आप ओवरराइट नहीं कर सकते। इसको सपोज चाहिए आपकी 20 को मिटा के सपोज कि 30 कर दें, ऐसा नहीं हो। ऐसा कीजिएगा आपका कंपाइलर एरर प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए जब भी आप कांस्टेंट डिक्लेयर कीजिएगा, उसके वैल्यू को ओवरराइट मतलब या चेंज नहीं कर सकते। यही दोनों में यही बेसिक अंतर है कि इसमें आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं, नॉर्मल वेरिएबल यूज कीजिएगा तो, और कांस्टेंट वेरिएबल यूज कीजिएगा तो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं थ्रू आउट द प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हम लोग को पढ़ना था ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर एक तरह का सिंबल है जो कंपाइलर को बताता है कि सम स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस या लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करना है।
ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है? एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल। आपका मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लॉजिकल ऑपरेशन में एंड और नैंड नोड, इस तरह का ये सब लॉजिकल ऑपरेशन। तो उसमें ऑपरेटर्स बहुत तरह के होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, इस तरह से होता है। तो वन बाई वन सभी ऑपरेटर्स को हम लोग स्टडी करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर कितने तरह के यहाँ पर दिखाया गया है? 5 प्रकार के। क्या होगा? फर्स्ट एडिशन के लिए प्लस एडिशन के लिए यूज होगा, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए स्टार जो सिंबल होगा, मल्टीप्लीकेशन और स्लैश डिवीजन, परसेंटेज, मॉडुलो डिवीजन। मॉडुलो डिवीजन क्या होता है? ये तो आप लोगों के लिए ये चारों नोन होगा, पहले से समझ में आ रहा होगा ये क्या है। लेकिन मॉडुलो डिवीजन क्या है? मॉडुलो डिवीजन है क्या कि ये रिमाइंडर फाउंड करे, किसी भी पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड करें दूसरे नंबर से तो वो रिमाइंडर देगा। इसमें सिंपली क्या होगा, अगर ये सब के लिए तो ओके है। एडिशन में क्या होगा? अगर दो नंबर लेते हैं, सपोज कि एक्स लिए, एक्स इक्वल टू सपोज किए 10 ले लिए, और y इक्वल टू 20 ले लिए, इस तरह से। और सपोज कीजिए अगला ऑपरेशन परफॉर्म किए, z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो क्या होगा आपका? z का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 प्लस 20 इक्वल टू 30 रिजल्ट दे देगा। इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, हम शुरू में हम लोग सब इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं। इंटीजर डेटा टाइप लेंगे तो क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन तक तो ओके है, जो भी नंबर लेंगे उसको, ये सपोज कि एक्स इक्वल टू आपका 2 रहता है, एक्स के इक्वल आप मान लेते हैं 3 ले लेते हैं सिंपल के लिए, और y इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो इसको एडिशन करेंगे तो क्या होगा? 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सब्ट्रैक्शन करेंगे 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 इंटू 2 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम सब लोग इसको एज्यूम कर चुके हैं कि ये आपका इंटीजर है। यहाँ डिफरेंस आएगा डिवीजन में। डिवीजन करेंगे तो क्या होगा? एक्स बाई वाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा रिजल्ट आपका? एक्स डिवाइड वाई। एक्स डिवाइड वाई करेंगे तो आपका जनरली सब लोग सोचेंगे कि 1 पॉइंट समथिंग लेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ अगर इंटीजर डिक्लेयर करें तो आपका रिजल्ट भी इंटीजर रहेगा। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? 1 टाइम्स में जाएगा, डिवीजन का वैल्यू 1 आएगा, पॉइंट में नहीं जाएगा। अगर पॉइंट में जाता तभी जाता अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लेते तो। इसलिए अगर इंटीजर जब भी लीजिएगा तो 3/2 1 आ जाएगा, 7/2 क्या आएगा? भी 1 आएगा, इस तरह से। हाँ, लेकिन मॉडुलो डिवीजन कीजिएगा तो 3/2 क्या आएगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 दे देगा ये। यहाँ मॉडुलो डिवीजन का भी वैल्यू 1 होगा, मतलब इसको इस तरह से यूज करेंगे, एक्स परसेंटेज वाई होगा, एक परसेंट का सिंबल होगा, एक्स परसेंट इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 आएगा। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन इंटीजर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मॉडुलो डिवीजन है, मॉडुलो डिवीजन ऑलवेज आपको इंटीजर पर ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट में एग्जैक्ट डिवीजन हो जाता है तो रिमाइंडर नहीं मिलेगा। इसलिए वैसा आप अप्लाई कीजिए, नहीं किया जा सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर आप मॉडुलो डिवीजन नहीं कर सकते, सिर्फ आपको इंटीजर पर ही मॉडुलो डिवीजन कर सकते हैं। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आप इंटीजर पर भी कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पर भी कर सकते हैं। सो यहाँ आपको देखिए, ये आपको मॉडुलो डिवीजन करना है, इसका क्या रिजल्ट आता है? 18% 4 इक्वल टू क्या आएगा? -18% 4 इक्वल टू क्या आएगा? और -18% -4 इक्वल टू क्या आएगा? और 18% -4 इक्वल टू क्या आएगा? इसका रिजल्ट जैसे 4 को 18 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम से जाएगा? 4 4 जा 16 आएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर तो यहाँ पहले के केस में, सभी केस में 2 बचेगा। पहला के केस में रिमाइंडर, सभी केस में रिमाइंडर 2 बचेगा, लेकिन आपको सिर्फ बताना है कि 2 बचेगा कि -2 बचेगा। देखिए, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो 4 से 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा प्लस। इसमें क्या करें? -18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? इस केस में आपका -2 होगा। और ये -18 को -4 से डिवाइड करेंगे उस केस में भी, ये इस केस में और इस केस, दोनों केस में -2 होगा। और 18 को -4 से डिवाइड करेंगे तो इस केस में क्या होगा?
इस केस में आपका 2 आएगा। पहला केस और लास्ट केस में 2 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन ये सेकेंड और थर्ड केस में -2 रिमाइंडर बचेगा। वो देखिए कैसे बच रहा है आपको। जैसे सेकंड का फर्स्ट ओके, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में आपको सभी लोग को डाउट हो सकता है। इसको क्या करते हैं, 4 से डिवाइड पहले करते हैं। इसको -18 को 4 से डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन इसी तरह जनरल हम लोग स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, इस तरह से डिवीजन करते हैं। क्या आएगा, -18। हाँ तो 4 को -18 से डिवाइड करें कितना जाएगा, 6 टाइम्स, सॉरी 4 टाइम्स में जाएगा। और क्या बचेगा, सॉरी -18 आना चाहिए ना, तो 4 को कितने टाइम्स में डिवाइड करेंगे, -4 टाइम्स में। तो कितना आएगा, -16। और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे का सिंबल क्या होगा, चेंज होगा। तो ये क्या आपका रिमाइंडर बचा, -2। फर्स्ट केस में क्या आपका रिमाइंडर बच गया, इस केस में -2 बच गया। ध्यान से एक बार देख लीजिए, -18 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 टाइम्स में जाएगा। तो ना सिंबल चेंज सेम होना चाहिए। तो बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, तो ये रिमाइंडर -2 बचेगा। और वही सेकंड केस रहता आपका, सपोज सेकंड केस रहता, सेकंड केस क्या है, -4, -18 को -4 से डिवाइड करना, -4 से तो कितने टाइम्स में जाएगा ये, 4 टाइम्स में तो ना सेम साइन होगा। 4 टाइम्स में जाएगा कितना होगा, -16। नीचे का सिंबल प्लस हो जाएगा, चेंज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर -2 रिमाइंडर बचा। ओके है। नेक्स्ट क्या है, इसको 18 को -4 से डिवाइड करेंगे। -4 से -4 से डिवाइड करना है किसको, 18 को। कितना आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए नंबर, तो -4 को -4 टाइम्स डिवीजन होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 16 होगा। -4 इंटू -4 16 होगा, तो -2 होगा। तो इसलिए बोले थे पहला और लास्ट केस में 2 आएगा, और सेकंड और थर्ड केस में -2 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर होता है। एक्चुअली ये 2 ऑपरेंड पर काम करता है, मतलब दो टू वैल्यूज पर काम करता है। सो रिलेशनल ऑपरेटर आर बाइनरी ऑपरेटर दैट टेक 2 ऑपरेंड टू कंपेयर देयर वैल्यूज। तो यहाँ ये क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर 2 ऑपरेंड पर काम करता है। 2 ऑपरेंड क्या है, जैसे 5 2 लिए हैं। तो किस तरह रिलेशनल ऑपरेटर क्या हो सकता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। एक चीज ध्यान दीजिए, हम लोग जनरल पहले जो पढ़ते आते थे क्या लिखते थे, लेस देन इस तरह से लिखते थे, लेस देन इक्वल टू इस तरह से लिखते थे। लेकिन आपको जब भी सी कोडिंग कीजिएगा तो आपको लेस देन इक्वल टू ऐसे लिखना होगा। एक चीज ध्यान देना। और हम लोग इक्वल, ये तो इक्वल टू के जनरल मैथ में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे एक्स इक्वल टू वाई इस तरह से कंपेयर करते थे, एक्स इक्वल टू वाई बराबर रहता था, ऐसा लेते थे। मैथमेटिक्स में आपको ये क्या होगा ना, ऐसा नहीं किया, सी में ऐसा नहीं करना होगा। आपको अगर कंपेयर करना होगा डबल इक्वल टू देना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू वाई, तो ये इक्वालिटी चेक होगा। और सिंगल इक्वल टू दीजिएगा तो सी कोडिंग में आपको क्या होगा ना, कि वाई के वैल्यू को एक्स में असाइन कर, इसका वाई का जो भी वैल्यू होगा एक्स में असाइन हो जाएगा, सिंगल इक्वल टू देता है। इसलिए जब भी आपको इक्वालिटी चेक करना होगा तो डबल इक्वल टू देगा, मतलब इसमें आपका चेक करेगा कि एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू बराबर है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर चेकिंग नहीं होगा सी में। यहाँ क्या करेगा, जनरली वाई के वैल्यू को उठाकर एक्स असाइन करेगा, वाई इक्वल टू है तो एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा इक्वालिटी। तो फर्स्ट क्या है, लेस देन, या चेक करना 5 लेस देन 2, फॉल्स है कि ट्रू, तो फॉल्स है। तो फॉल्स के लिए जनरली हम लोग क्या, मैं यहाँ पर हम लोग जीरो, फॉल्स रहेगा तो जीरो आउटपुट दे रहा है। और यहाँ फिर क्या किए, ग्रेटर देन, 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू है तो ट्रू के लिए 1 देगा कंप्यूटर सिस्टम। लेस देन और इक्वल टू, 5 इज लेस देन इक्वल टू, नहीं फॉल्स है,
नेक्स्ट क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू हो गया। यहाँ इक्वालिटी चेक करना है, 5 इज इक्वल टू 2 तो डबल इक्वल टू देंगे, 5 इक्वल टू फॉल्स नहीं है। फिर क्या करना है, नॉट इक्वल टू 5, इस तरह से लिखा हुआ है नॉट इक्वल टू, ऐसा सिंबल होता है, ऐसा देते हैं कीबोर्ड पर, ऐसा आएगा, लाइन देकर डॉटेड रहेगा, इस तरह से नॉट इक्वल टू चेक करते हैं। 5 नॉट इक्वल टू 2 सही है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये हम लोग का कुछ रिलेशनल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होगा, दो ऑपरेंड पर यूज होता है, हमेशा दो ही ऑपरेंड, या क्या है 5 और 2 पे यूज किए हैं, या आप ऐसे भी एक्स और वाई पर यूज कर सकते हैं, एक्स का कुछ वैल्यू होगा उससे कंपेयर कर लेगा। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर एक्स का वैल्यू 5 है आपके लिए, वाई का वैल्यू 2 है, उसी तरह से चेक करें 5 इक्वल टू 2 बहुत सारा है। इस तरह डायरेक्ट आप वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं या इसमें वैल्यू स्टोर करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी बाइनरी ऑपरेटर है, दो ऑपरेटर पर काम करेगा, उसका वैल्यू को एक ऑपरेटर में असाइन कर लेगा। या क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या ए इक्वल टू ए प्लस बी, इसमें क्या क्या ए और बी, सपोज कि यहाँ वैल्यू आपका रहता है ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2 है, सपोज कि बी का वैल्यू 2 है, इस दोनों केस में क्या करेगा, शुरू में ए का वैल्यू आपका क्या है, ए आपका ए है, ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 2 है, ए इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे, क्या करेगा 1 और 2 को जोड़ कर ए में ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। इसको आप ए इक्वल टू ए प्लस बी को आप ए प्लस इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर होता है। इसका मीनिंग यही है, ए प्लस इक्वल टू बी मतलब ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा ए के बाद माइनस, उसका इक्वालिटी का सेम इक्वल टू, ए माइनस इक्वल टू बी मीन्स ए इक्वल टू ए माइनस बी। उसी तरह सारे को ये शॉर्ट हैंड है, उसका ये डिटेल्ड है। इस ढंग से भी आप लिखिएगा तो कंप्यूटर वर्क करेगा, और इस ढंग से भी लिखिएगा तो आपका कंप्यूटर वर्क करेगा। दोनों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, दोनों में आपको सेम रिजल्ट, ए प्लस इक्वल टू बी लिखिए या ए इक्वल टू ए प्लस बी। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, उसका ये शॉर्ट हैंड ऑपरेशन, इस तरह से आप शॉर्ट हैंड में लिखा गया है। इस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड का वैल्यू इसका वैल्यू को इवेलुएट करेगा, और राइट साइड में जो भी है एक्सप्रेशन, ए प्लस बी एक्सप्रेशन हुआ, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके और लेफ्ट साइड में असाइन कर ले, लेफ्ट साइड में जो भी वेरिएबल है, ये सारे आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये उसका कॉरस्पॉन्डिंग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है। आपको नेक्स्ट पढ़ना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपको वेरिएबल के वैल्यू को या एक से इंक्रीज कर देता है या एक से डिक्रीज करता है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा तो आपके वैल्यू के वेरिएबल के वैल्यू को एक से इंक्रीज कर देगा, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहेगा तो आपके वेरिएबल के वैल्यू को 1 से डिक्रीज कर देगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस को इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और माइनस माइनस को डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर को भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो प्री इंक्रीमेंट, अगर या सपोज यहाँ पर आपका एक्स क्या है वैल्यू है, सॉरी एक्स वेरिएबल है, इसमें क्या कहें प्लस प्लस एक्स का मीनिंग मतलब प्री इंक्रीमेंट है, और एक्स प्लस प्लस का मीनिंग पोस्ट इंक्रीमेंट। इसमें क्या करेगा, पहले इंक्रीमेंट कर लेगा, इसमें बाद में इंक्रीमेंट करेगा। इसका दोनों में डिफरेंस क्या आता है वो बाद में देखेंगे। उसी तरह ये माइनस माइनस प्री प्री डिक्रीमेंट है, और एक्स माइनस माइनस पोस्ट डिक्रीमेंट है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखिए इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सपोज कीजिए आपको एक इंटीजर डेटा टाइप ए इक्वल टू 3 दिए हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, ए प्लस प्लस कर रहे हैं। ए प्लस प्लस का मीनिंग क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। प्लस प्लस ए का भी मीनिंग होगा ए इक्वल टू ए प्लस 1। डिफरेंस कहाँ आएगा देखेंगे बाद में, इस एग्जाम्पल में डिफरेंस आएगा, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ए प्लस प्लस और प्लस प्लस है, दोनों का मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, मतलब ए का वैल्यू अगर 3 है, ए का वैल्यू 4 हो जाएगा। 3 + 1 4, ये दोनों केस में क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो गया। फिर क्या किया है, ए माइनस माइनस किया है और माइनस माइनस है, इसमें क्या करें ए का वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट करेगा। ए का वैल्यू हमने कितना लिया था शुरू में, इनिशियली 3 लिए थे, तो 3 को 1 से डिक्रीमेंट करेगा, क्या ए इक्वल टू ए माइनस 1, तो इससे क्या होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस, ये भी ए इक्वल टू ए माइनस 1 से 2 हो जाएगा। ये दोनों केस में वैल्यू यहाँ पर सेम आ रहा है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका दिया हुआ है एक वेरिएबल ये एक्स इक्वल टू 3, और क्या करेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस कर रहे हैं,
यहाँ तो ए प्लस प्लस का मीनिंग आप पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, ए इक्वल टू ए प्लस वन। यहाँ एक्स प्लस प्लस का मीनिंग क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक्स का वैल्यू 1 से इंक्रीज करना है। लेकिन ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। और यहाँ क्या करें, साथ में एक्स की वैल्यू को असाइन भी कर रहे हैं। वाई में एक्स का वैल्यू को असाइन करें तो शुरू में क्या है, एक्स का वैल्यू 3, वाई में 3 असाइन हो जाएगा और उसके बाद एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। वाई इक्वल टू क्या आपको मिलेगा, वाई का वैल्यू यहाँ फाइंड वैल्यू, यहाँ वाई है एक्स, वाई का वैल्यू 3 होगा और एक्स का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट करने की वजह से क्या होगा, 4 हो जाएगा। ये चीज में क्या होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट होगा, मतलब पहले असाइनमेंट हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। एक्स का वैल्यू 3 क्या होगा, वाई में असाइन हो जाएगा और इंक्रीमेंट क्या होगा, एक्स 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 3 से 4 हो जाएगा, लेकिन वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ इस केस में 3 ही होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। इस केस में क्या करना है, पहले x के वैल्यू को 1 से इंक्रीज करना है। x का वैल्यू यहाँ 3 है, 3 को 1 से इंक्रीज करने पर क्या होगा, x का वैल्यू 4 हो जाएगा। और इंक्रीज करने के बाद असाइन करना है तो 4 y में असाइन हो जाता है। यहाँ y x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 4, दोनों यहाँ 4 होगा। लेकिन इस केस में क्या हो जा रहा है, सिर्फ x का वैल्यू 4 हो रहा है और y का वैल्यू 3 हो जाएगा। उसी तरह क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट क्या है, यहाँ x पर डिक्रीमेंट लगाया है, मतलब x तो 1 से डिक्रीमेंट होगा ही, लेकिन y क्या होगा, इसमें क्या होगा, पोस्ट डिक्रीमेंट है तो पहले वैल्यू असाइन होगा, x का वैल्यू 3 लिए थे तो y इक्वल टू 3 होगा और x का वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट होगा था, x का वैल्यू 3 से 2 हो जाएगा, y3 x2। इसमें क्या है, प्री डिक्रीमेंट, पहले घटा मतलब ये 1 लेस करना है उसके बाद असाइन करना है। इसका वैल्यू शुरू में 3 था, 3 से लेस किए 1 तो क्या होगा, इसका वैल्यू 2 हो गया, उसके बाद y में स्टोर होगा, तो y में स्टोर होगा क्या, यहाँ पर 2 स्टोर हो गया। सो टुडे, इसके बाद आप लोग को जो भी डाउट होगा पूछिएगा, अभी आप लोग को 20 मिनट डाउट पूछने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है।